वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। झारखंड से तशरीफ लाए जनाब मोहम्मद मुर्शिद से कि वो माइक पर तशरीफ लाए अपना मकाला पेश करें। मेरे मकाले का उन्वान सफदर इमाम कादरी की कौल। सफदर इमाम कादरी की ज़माना अदब व सहाफ़त की मुस्तनद व मुतबर शख्सियत हैं। तदरीसी मसरूफियात के साथ साथ उन्होंने अदब व सहाफ़त के मुख्तलिफ मराहिल को बड़ी खुशूसलूबी से निभाया है और अपनी काबिलियत और जफाकशी से अदब व सहाफ़त को एतबार बख्शने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सहाफ़त में वक्त की पाबंदी बुनियादी शर्त है, क्योंकि हादसात व वाक़यात वक्त के साथ बंधे होते हैं। अगर बर वक्त उन पर इजहार ख्याल नहीं किया गया तो तहरीर बेमाना होकर रह जाती है। आंधी हो, तूफान हो, तबीयत नासाज हो, हर हाल में वक्त की पाबंदी लाज़िमी है। इन मरहलों को बहुस्न खूबी तय करने में सफदर इमाम कादरी साहब जफाकशी और ताक़त मुस्तहिक हैं। सदर की इदारत के साथ साथ कानून नवीसी इनका महबूब मशगला है और ये अमल तसलसल के साथ जारी व सारी है। और सफदर इमाम कादरी के अब तक सैकड़ों कॉलम्स मुतअद्दिद अखबारात और रसाइल की ज़ीनत बन चुके हैं। इन कालमों का मौजू और इंतखाब एक चैलेंज है। इनके कॉलम्स में बड़ा तनव्वुअ है। अदब व सियासत, तालीम व ताल्लुम, ज़ुबान व बयान, फिल्म व सहाफ़त, खेल और खिलाड़ी, रोज़गार व मुलाज़मत, समाज व माशरा वगैरह मौज़ूआत की भरपूर मौजूदगी पाई जाती है। इनकी तहरीरें असलियत और नफरत से पाक होती हैं। इनके कॉलम की तहरीर का अपना एक वक़ार होता है। कॉलम के मुताले के बाद एक कारी अपनी फिक्र व आगाही में ताज़गी महसूस करता है, चूँकि उनकी तहरीरों में हालात हाज़िरा की अक्कासी होती है। आज के जमहूरी दौर में हर शख्स को अपनी राय के इजहार का पूरा हक होता है, जिसका बरमहल इस्तेमाल सफदर साहब करते नजर आते हैं। वो बेलाग अपना इंडिया पेश करते हैं। उनकी सहाफ़त का दायरा हिंदी, अंग्रेजी अखबारात से लेकर अपनी मादरी ज़ुबान उर्दू तक फैला हुआ है। तजुर्बात व मशाहिदात की गहराई व गहराई उनके कॉलम में आप मुशाहिदा कर सकते हैं। मौजूदा हिंदुस्तानी सियासत का सबसे मौलिक और खतरनाक पहलू दरबदल है। चंद रोज़ा फ़ायदे की खातिर सियासतदान जिस सूरत के साथ पार्टी बदलते हैं वह एक लम्हे की क्रिया है। सियासी उसूल की धज्जियाँ बड़ी बेदर्दी से उड़ाई जा रही हैं। सफदर साहब हिंदुस्तानी सियासत के इस बदनुमा चेहरे की अक्कासी करते हुए लिखते हैं कि बिहार के मौजूदा वज़ीर आला नीतीश कुमार, गुजरात के साबिक़ वज़ीर आला चमन भाई पटेल और हरियाणा के भजन लाल को हिंदुस्तानी सियासत में खास तौर पर इस बात के लिए याद किया जाता है कि उन्होंने अपनी हुकूमत कायम रखने या ओहदे के हुसूल के लिए पार्टियां कुछ इस तरह बदली या इस अंदाज से समझौते किए जिसकी हिंदुस्तानी सियासत में पहले से कोई नज़ीर नहीं थी। सफ़ा नंबर 510। उन्होंने यौम असातिज़ा के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तालिब इल्मों की तकरीर और तक़सीम इनाम के ताल्लुक से जो गैर मुहज़्ज़ब रवैया अपनाया उसका भी बरमला इजहार सफदर साहब ने बर वक्त अपने कॉलम में किया। लेकिन वज़ीर आज़म ने बच्चों की जो क्लास लगाई उसका अंदाज तदरीस के तमाम उसूलों से मुख्तलिफ रहा। चंद स्कूलों के तलबा को यौम असातिज़ा और राधा कृष्णन की जिंदगी के सिलसिले से गुफ्तगू करने का मौका इनायत किया गया। इसमें अजीब सूरत हाल सामने आई। स्टेज बड़ा और वाक़अतन मुहतम शाम था, लेकिन तलबा को नीचे से ही अपनी तकरीर की इजाज़त मिली। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में यौम असातिज़ा के दिन भी बच्चों को बराबर जगह नहीं दी जा सकी। मुक़र्रिर तालिब इल्म अपना खिताब ख़त्म करके वज़ीर आज़म से इम्तियाज़ी शनाख्त नामा लेने के लिए स्टेज पर बुलाए गए, लेकिन तलबा की बदनसीबी के लिए उन्हें इस इनाम इकराम से नवाजते हुए वज़ीर आज़म को ये भी याद नहीं रहा
कि ये काम खड़े होकर तमाम बड़े लोग करते हैं। तहजीबी एतबार से निशाने तंज बनने वाले यूरोप में भी ये अंदाज है, लेकिन कई हजार साल की रिवायत की पासदारी करने वाले मुल्क हिंदुस्तान के वजीर आजम को अपने नौनिहालों का इस्तेमाल करने के लिए खड़ा होना याद नहीं रहा और बैठे बैठे ही उन बच्चों को नवाजते रहे। सफा नंबर 380। सफदर इमाम कादरी ने मुल्की, कौमी, तालीमी मसाइल, मजहबी रेशा दमानियाँ, सियासी अफकार और मसाइल को उजागर करने में जर्रा बराबर कोताही से काम नहीं लिया। इनका एक कॉलम जिसका मौजूद मुसलमान देशभक्त क्यों होने लगे, इसी पे खास कौम की मिल्कियत है, इस अम्र पर इजहार ख्याल करते हुए वो लिखते हैं, और हिंदू महासभा और आरएसएस हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के फैसला कुन दौर में अलग रहे। 1942 ईस्वी की तहरीक में जेल से माफी मांगकर साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी बाहर निकल जाएं तो वो कौम पर सही कहे जाएंगे, क्योंकि उनका मजहब हिंदू है। इमरजेंसी के जमाने में कांग्रेस मुखालिफ तहरीक में आरएसएस के अफराद की बड़ी तादाद अलग थलग रही, मगर फल पाने के लिए सबसे पहले वो मौजूद थे और 1977 ईस्वी की मरकजी और सूबाई हुकूमतों में उनकी शिरकत ने उनकी आइंदा की हिकमत अमली जाहिर कर दी। वो चूंकि पैदाइशी हैं, इसलिए उन्हें अपनी हजार गद्दारियों के बावजूद वतन परस्ती का तमगा मिला हुआ है। सफा नंबर 130। उन्होंने अपनी तहरीर को इनकलाब की आग बनाकर कारीन के कल्बो जिगर में बेबस करने की कोशिश की। दौरे हाजिर के तकाजे के मुताबिक था वो मामला कौमी सतह के हों या बैनुल अक़वामी सतह के, समाजी मामला हो या सियासी और की बात हो, अपने कॉलम में सफदर साहब ने उन्हें जगह दी है। हिंदुस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म ने अपनी फकीरी का बड़ा जोर शोर से राग गुलापा था, लेकिन जब वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर विराजमान हो गए तो दादे ऐश देने में साम्राज्यी बादशाहों को पीछे छोड़ दिया। लिबास इस तेजी और खूबसूरती से वो बदलते हैं गोया मौजूदा वक्त के फैशन के अवतार हों। सियासत के इसी दोहरे रवैये पर इजहार ख्याल करते हुए सफदर साहब अपने कॉलम बहुमान नरेंद्र मोदी हिंदुस्तानी फैशन इंडस्ट्री के नए अवतार बन गए में लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे ही वजीर आजम हुए अब सूरत बदलने लगी है। इलेक्शन की मुहिम में वो हाफ शर्ट में ही नजर आते रहे, मगर वजीर आजम के तौर पर हलफ बर्दारी में उनका कुर्ता मुकम्मल बाहों का नजर आया। फौरन ये बात समझ में आने लगी कि हाफ पैंट और हाफ शर्ट की जिंदगी से अब वो छलांग लगाएंगे, फिर तो एक नई जिंदगी शुरू होगी। अमेरिका के सदर हिंदुस्तान आते हैं, उनके इस्तेमाल के लिए नरेंद्र मोदी के लिए जो वोट तैयार हुआ उस वक्त उसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई गई थी। रफ्ता रफ्ता नरेंद्र मोदी वजीर आजम के साथ साथ एक फैशनेबल शख्स के तौर पर उभरने लगे। टेलीविजन में उनकी 5 तरह की मसरूफियतों का गोशवारा आएगा तो आप यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि सब जगह उनका लिबास और उनके कपड़ों के रंग बदले हुए हैं। यानी टेलीविजन से खबरें देखने वाले अफराद एक ही जैसे नरेंद्र मोदी को देखकर उठाए नहीं। मौका व महल के एतबार से उनमें वाज़ेह तब्दीली आप महसूस कर सकते हैं। रफ्ता रफ्ता उन्होंने अपने बॉडी लैंग्वेज में भी तब्दीली की और वहाँ भी पिछले ज़माने का अंदाज नहीं रहा, बल्कि उन्होंने हाथों के इशारे और जिस्म के आदत से बयान को मुस्तहकम करने का नया दौर कायम किया। ज़रूरत के मुताबिक मुस्कुराना यतन से करना भी उनके नए अंदाज में शामिल हो गया। अर्जदाश्त के मज़ामीन से ये साफ जाहिर होता है कि उन्होंने उर्दू तालीम और ताल्लुम के मसाइल पर अपनी राय का इजहार बरमला किया है। उनकी राय के मुताबिक तालीमी उरूज माशरती तरक्की की कलीद है। हम सब वाकिफ हैं कि सहाफ़त ज़रा मुश्किल फन है, मगर इससे भी ज़्यादा मुश्किल तरीन फन ये है कि सहाफ़त और अदब को एक साथ 2 कालम बना दिया जाए। सफदर इमाम साहब के कॉलम के मुताले के दौरान अदब की गहराइयाँ और उसकी रानाइयाँ अपनी बुनियादी हैसियत और उसर लिए हुए दिखाई देती हैं। वो दियार शिबली इल्मी रवादारी की एक सदी की तकमील के तनकीदी जायजे में शिबली नुमानी के खिदमत का एतराफ़ करते हुए रकम दराज हैं कि शिबली उन खुश नसीबों में थे
جنہوں نے اپنے شاگردوں اور احباب یا جانثاروں کا ایک بڑا حلقہ تیار کیا۔ یہ سر سید سے سیکھا ہوا سبق تھا۔ دشواری یہ ہے کہ سر سید کے رفقا تو تھے، لیکن سر سید چونکہ مدرس نہیں تھے، اس لیے وہ اپنے سانچے میں نئی نسل کے چند پرسنتوں کو بھی پورے طور پر گڑھ نہیں سکتے تھے۔ شبلی نعمانی مصنف اور تحریر کار کے ساتھ ساتھ مدرس بھی تھے، اور انہوں نے ایسے شاگردوں کو پیدا کیا تھا جنہوں نے ان کی شمع کو بجھنے نہیں دیا۔ جدید ہندوستان کی تاریخ میں شاید ہی ایسے کسی شخص کی پہچان ہو سکے جس کے شاگردوں نے اس کے خوابوں کی تعمیر کے لیے اپنی عمریں اور اپنی دانشورانہ جستجو ہمیشہ کے لیے قربان کی۔ سید سلیمان ندوی، مولانا حمید الدین ترائی، مولانا مسعود علی ندوی، مولانا عبدالسلام ندوی، شاہ معین الدین احمد وغیرہ ایسے حضرات تھے جنہیں شبلی نے اپنی چوک پر اپنی نرم انگلیوں سے کچھ اس طرح گڑا تھا کہ سب نے اپنی عمریں انہی قومی کاموں میں اور استاد کے بقیہ خوابوں کی تشکیل میں لگا دی۔ اور ایک دوسرا کوٹیشن ہے، صفدر امام قادری صاحب کے کالم سیاستدانوں کی بدزبانی کی اصلاح کے لیے ایک یونیورسٹی کی ضرورت میں اسی احساس و شعور کی موجودگی پائی جاتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں آخر موجودہ سیاست میں زبان کا یہ غیر تہذیبی روپ کیسے داخل ہوا؟ زبان و ادب کے طالب علم اور مدرس کی حیثیت سے جب ان امور پر غور کرتا ہوں تو آسانی سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ سیاست کہاں تک جائے گی۔ ایسی زبان بننے کے پیچھے پہلی بات تو یہ ہو سکتی تھی کہ ہمارے لوگ سیاست کا تہذیبی اور بد تہذیبی کی زبان میں فرق نہیں جانتے ہوں گے، لیکن پارلیمنٹ اور اسمبلی میں پہنچنے والوں کی جو بڑی تعداد ہے ان کی ڈگریوں اور سیاسی سماجی تجربے کے بعد ایسی کوئی بات قابل یقین معلوم نہیں ہوتی۔ وہ بخوبی شریفوں کی اور جمینوں کی زبان کے فرق کو جانتے ہیں۔ آگے وہ ایک معقول مناسب تجویز پیش کرتے ہیں کہ عوامی نمائندوں کی زبان دانی کے لیے ایک نصاب تیار کیا جائے تاکہ ان کی زبان کنٹرول میں رہے۔ آئے دن یونیورسٹیوں میں ہم الگ الگ کام اور ضرورت کے حساب سے نصاب تعلیم تیار کرتے ہیں اور اسے نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ طرح طرح کی تحقیق ہوتی رہتی ہے۔ کسی ماہر لسانیات نے پتہ نہیں موجودہ حد کے سیاست دانوں کی زبان اور ان کے بولے ہوئے لفظوں کی کوئی تحقیق کی یا نہیں، جو کتنے شائستہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کتنے ناشائستہ۔ پر پارلیمنٹ مذاکروں اور اسمبلی مباحثوں کی ریکارڈنگ کی لسانی تحقیق بھی ہمیں لطف نتائج دے سکتی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن سیاسی زبان دانی کی صورت کا جائزہ لینے کے لیے کوئی تحقیق کرائے اور اس کی سفارشات پر ضروری ہو تو ایک نیا نصاب تعلیم تیار کیا جائے اور ہمارے سیاستدانوں کو اس کا ڈپلوما کر کے دیوان بالا یا حکومت سازی کے کام میں آنے کی زحمت دی جائے، ورنہ اب صرف ماں بہن کی گالی بچی ہوئی ہے اور ان کے ڈرائنگ ان سے نکل کر جب عوامی اجلاس اور پارلیمنٹ یا اسمبلیوں میں پہنچ جائے کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اردداشت میں شامل صفدر امام قادری صاحب کے کالموں نے اس دور کے متعدد اخبار میں شائع ہو کر ہندوستانی عوام کی عموماً اور دانشوران طبقے کی خصوصاً ذہنی اور فکری تربیت کی اور ان کو ملک و قوم کی سیاست، معیشت اور ثقافت کے اصولوں سے آگاہ کیا ہے۔ جو کام ملک کے سیاسی رہنماؤں نے عوامی جلسے اور جلوسوں سے لیا، صفدر امام قادری نے اس کام کو ان سے بڑھ کر اپنی صحافتی تحریروں سے لیا ہے۔ انہوں نے نوجوان نسلوں کی آبیاری اپنے علمی، ادبی، سائنسی، سیاسی مطالعے، مشاہدے اور تجربے سے کیے اور ان کے افکار و خیالات کو جلا بخشنے میں اپنے ہم نسلوں سے ممتاز رہے۔ ان کے کالموں کے مطالعے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ صفدر امام قادری بیک وقت ماہر ادیب اور بے باک صحافی ہیں۔ ان کی تحریروں کا ایک اپنا الگ انداز اور اسلوب ہے جس سے خابیدہ قوم بیدار ہوتی ہے اور اپنی راہ مقصود اپنے اگلے سفر کے لیے ہموار کرتی ہے۔
Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.